हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यासी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु पढ़ने वाले हैं और इसको इंग्लिश में मेटल एवं नॉन मेटल्स कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये आपने 8th या 9th में भी पढ़ा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई चैप्टर यदि बार बार आपकी बुक में आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें कुछ नया हमें सीखने को नहीं मिलेगा या आप उसको बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं। आपको इस चैप्टर में पिछले आपने जो भी पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 3 में आप धातुओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, अधातुओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, धातुओं के अपवाद पढ़ेंगे, अधातुओं के अपवाद पढ़ेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और ये चैप्टर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में ही आप धातु और अधातु को पढ़ के नंबर पाने के लिए कर रहे हैं। यदि आप अपने दैनिक जीवन में देखें तो आपके आसपास कूलर, टीवी, फ्रिज, आपकी बाइक, कार्स, आप जो भी देखते हैं ये सभी धातुओं की बनी हैं। अधातुओं के रूप में आप लकड़ी को देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो अधातु हैं जो आपके दैनिक जीवन के उपयोग में आती हैं। साइंस सब्जेक्ट में आप जो भी पढ़ेंगे वो आप अपने आसपास कभी ना कभी आप देखेंगे ही देखेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत ही अमेजिंग रूप से हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहले हम धातुओं के गुणधर्म देख लेते हैं, जैसे कि धात्विक चमक, आघात, वैधता, तन्यता, ध्वानिक, अपरूपता। इनमें से कुछ तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि अच्छा धात्विक चमक यानी कि कुछ चमक की बात हो रही है, लेकिन फिर भी विस्तार से इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। और यदि आप इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु का यह गुणधर्म धात्विक चमक कहलाता है। देखिए, जब धातु अपने शुद्ध रूप में होती है तो इसमें एक धात्विक चमक होती है, उसकी स्वयं की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमें मिलेगा सोना। सोने में खुद की एक चमक होती है और सोने को सभी ने देखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रायः धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं। धातुओं का यह गुणधर्म आघात वर्धिता कहलाता है। देखिए, साइंस में आपको बहुत सी ऐसी परिभाषाएं मिलेंगी जिनके कुछ शब्द एक दूसरे से मेल खाते होंगे, पर उनकी परिभाषा और उनका तात्पर्य एकदम अलग होता है। आघात वर्धिता क्या है कि किसी भी धातु को पीटकर पतला कर देना, किसी भी धातु को जैसे हथौड़े से लोहे को पीटकर उसे पतला कर देना आघात वर्धिता कहलाएगा, यानी कि लोहे को आघात के द्वारा पतला करना। लेकिन यदि किसी धातु को खींचकर पतला किया जाता है तो वह तन्यता कहलाएगा, यानी कि उसको तानना, खींचना। यदि किसी धातु को यदि आप खींचेंगे तो वो खिंचकर पतली होगी, उसे तन्यता कहेंगे। लेकिन यदि उसे पीटकर पतला किया जाएगा तो वह आघात वर्धिता कहलाएगा, यानी कि दोनों परिभाषा में अंतर है। और यदि हम आघात वर्धिता का उदाहरण देखें तो हमारे एग्जाम्पल होगा लोहा, और यदि हम तन्यता का एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास होगा सोना। सोने की एक खासियत है कि हम 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार कर सकते हैं। तभी तो सोने के इतने से अंश से भी हम ज्वेलरीज बना देते हैं, क्योंकि सोने और हाँ, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो कि बहुत नर्म होता है। उसमें कुछ मात्रा में तांबा या चांदी मिलाना होता है जिससे कि उससे आभूषण या कोई भी चीज़ बनाई जा सके। शुद्ध सोने से कुछ भी, हमारे भारत में हमेशा 22 कैरेट सोने से ही चीज़ें बनाई जाती हैं या ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायः धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। जो धातु होती है, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा इनका गलनांक भी सबसे उच्च होता है। इनमें से कुछ धातुओं का गलनांक सबसे उच्च होता है और कुछ गलनांक और क्वथनांक कुछ धातुओं के आपकी बुक में भी बताए गए हैं। तथा यदि हम इनका एग्जाम्पल देखें तो सिल्वर एवं कॉपर ये जो क्या है, ये विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातुएं हैं। और यदि हम इसका अपवाद देखें तो लेड एवं मरकरी हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आपको अपवाद हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि अभी हमने अपवाद के रूप में चर्चा की किसकी। अपवाद क्या होता है कि यानी जो सबसे अलग हो, जो आ से अलग, आ से अपवाद। अपवाद से आप ये समझ सकते हैं कि जो
उस ग्रुप से मैच नहीं खाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लेड एवं मरकरी की बात करें तो सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी कि सभी के अंदर से ऊष्मा प्रवाहित होती है। लेकिन ये दो ऐसी एक चीज हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरकरी एक मात्र द्रव धातु है, शेष सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी का एक और अपवादिक रूप है कि यह द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा है और तांबा है, ये सभी जो हैं ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक अपवाद है मरकरी। सोडियम धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, ये सभी के साथ अभिक्रिया करती है। तथा यदि इसे हम खुला छोड़ देंगे तो ये जल्द ही आग पकड़ लेती है। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है इसीलिए। ठीक है, और एक चीज़ और कि आयोडीन जो है वो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन फिर भी उसमें चमक पाई जाती है, तो ये अधातु का एक अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन, सल्फर एवं फास्फोरस ऐसी अधातुएं हैं जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं। अधातुओं का यह गुणधर्म अपरूपता कहलाता है तथा वे विभिन्न रूप जो अधातु लेती है उसे अपर रूप कहते हैं। अब कार्बन पर तो पूरा एक अलग विज्ञान बना है, जैसे कार्बनिक विज्ञान कहते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, कि ये किसी भी तत्व से संयोजकता से मतलब आबंध बना लेता है। कार्बन में बहुत सारे ऐसे उपयोगी गुण हैं जिससे एक अलग विज्ञान, जिसे कार्बनिक विज्ञान कहते हैं, वो बनाया गया है। तथा सल्फर एवं फास्फोरस ये सभी अपने अलग अलग रूप बनाते हैं जिसे अपर रूपता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर शेष धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर शेष धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं तथा धातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती हैं। इसे यदि हम अपने आसपास के वातावरण के अनुसार परिभाषित करने का विचार करें तो इस तरीके से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं कि यदि कोई हमें कर्जा देता है तो वह दाता है, यानी जो देने वाला है, और जो लेता है उसे क्या कहते हैं? ऋणी। तो जो लेता है उसे ऋणायन कहते हैं। तो अधातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, इसीलिए ऋणायन। अब इलेक्ट्रॉन, यदि आपने क्लास 9th में परमाणु संरचना को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यह है नाभिक, तथा इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं और इनके K, L, M इस तरीके से कुछ कोष होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का ये स्थानांतरण या फिर देना लेना करते क्यों हैं? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा, यानी कि जो बाहर की जो लेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जैसे अष्टक कहते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे फिर वह संतुष्ट होता है, उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए होता है। बाहरी उसमें यदि अष्टक पूर्ण हो तो उसे किसी को कार्य करने की, किसी को देने की या लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिन तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन्हें आबंध बनाना पड़ता है या दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती ही हैं, तो उन्हें ऋणायन कहते हैं। तथा धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, मैक्सिमम धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो उन्हें धनायन कहते हैं। तो धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं प्रायः क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए, ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपने पिछले वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं तथा धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था कि आ से अधातु, आ से अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए साइंस में यदि आप हर चैप्टर में अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पीछे का रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, हर चैप्टर
आपके आगे वाले चैप्टर में काम आता ही है। इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से समझ के ही अगले चैप्टर पर आपको बढ़ना चाहिए। जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड धातुओं के जैसे ध्वनिक, कठोरता, आघातवर्जिता ये गुण भी रखते हैं तथा अधातुओं के जैसे भंगुर और कुचालक कुछ ऐसे जो गुणधर्म हैं, ये दोनों के मिक्सचर होते हैं, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनके जैसे जो तत्व हैं उनको एक नाम दिया गया है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो दोनों के बीच के मिडिल में होते हैं, जो दोनों के गुण रखते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को सक्रियता सूची कहते हैं। सक्रियता सूची वो सूची है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता के यानी कि वो अभिक्रिया कितनी जल्दी करती हैं, कौन बहुत धीमी अभिक्रिया करती है, कौन अभिक्रिया करती है नहीं करती है, ये सब सक्रियता सूची हमें बताती है। सक्रियता सूची बहुत महत्वपूर्ण सूची है। ये है सक्रियता सूची। इसमें आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ये सभी से मतलब कि ऑक्सीजन से, जल से, मतलब वायु के संपर्क में आने से सभी से बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है। तथा जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रिया करता है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील है। यह सक्रियता सूची में देखकर हमें पता चलता है। इसे आप याद भी कर सकते हैं। और यह विस्थापन अभिक्रिया में भी कार्य करता है। जो आप चैप्टर नंबर 1 में आपने विस्थापन अभिक्रिया की थी, उसमें आपने पता किया होगा कि जो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। ये आगे की लाइन में आपको बताती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर की जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में या तो धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। बेखनिज जिनसे धातुएं मितव्ययता के साथ प्रचुर मात्रा में निष्कासित की जा सकती हैं, धातु अयस्क कहलाते हैं। देखिए, खनिज पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, वहां से मितव्ययता यानी कि कम व्यय के साथ जो प्रचुर मात्रा में निकाली जा सके उन्हें धातु अयस्क कहते हैं, जिसमें उनका क्षरण बहुत कम हो। धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण एवं इसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने का प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म की परिभाषा पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन यदि कोई पूछे तो क्या है कि धातु को निकाल कर उसे साफ करके उसका निष्कर्षण परिष्करण करके उसको शुद्ध बनाना यानी कि काम के लायक बनाना धातु कर्म कहलाता है। अब आगे आने वाली लाइन मोस्ट आईएमपी है। क्या है? मोस्ट आईएमपी है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में मैंने अपना 1 नंबर खोया था। कैसे? इसकी आप परिभाषा देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। आपको यदि विलयन की परिभाषा पता हो तो क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, किसका? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। तथा 2 या 2 से अधिक धातुओं का, 2 या 2 से अधिक धातुओं का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। तो मैंने गलती क्या की थी कि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन ने पूछा था कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो मैंने तो 2 या 2 से अधिक देखा और विलयन लिख दिया, तो मेरा 1 नंबर कट गया था। आप पदार्थ और धातु को देखकर ही उस क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा, क्योंकि यदि पदार्थ होगा तो वह परिभाषा विलयन की है और यदि धातु होगा तो वह परिभाषा मिश्र धातु की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रहने पर लोहा और लोहा जैसी धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। सतह यानी कि उसकी जो बाहरी लेयर है, बाहरी परत होती है, तो वो संक्षारित क्यों हो जाती है? जैसे कि आपने यदि लोहे को देखा होगा, उस जंग लगे लोहे को किसने नहीं देखा? सभी ने देखा होगा। बाहर यदि कुछ पुराना लोहे का सामान डला होता है तो वह कुछ दिनों बाद उस पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की परत उस पर क्यों चढ़ती है? क्योंकि ज़्यादा दिनों तक लोहा को बाहर रखने से वह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर
आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसी तरह कई धातु संक्षारित होती हैं और इन्हें संक्षारण से बचाने के उपाय भी हैं, जैसे कि यसद लेपन, पेंट लगाना, जो आप आगे पढ़ेंगे। अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने की यह विधि यसद लेपन कहलाती है। देखिए, इसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे नाम क्या दिया गया है, यसद लेपन। ठीक है, किस किस पर चढ़ाई जाती है परत? लोहे पर और इस्पात पर। इस्पात पर, ठीक है, इस्पात मतलब स्टील। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगती है। देखिए, लोहे यही तो मिश्र धातु है। लोहे पर क्या मिलाया गया? निकेल या क्रोमियम, यानी कि एक धातु में दूसरी धातु को मिलाया गया तो मिश्र धातु बनी। क्या बनी? स्टेनलेस स्टील। इस्पात को स्टील भी कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनी, जो बहुत कठोर होती है और आपने देखा होगा कि स्टील में जंग नहीं लगती है। तो वह कैसे बना? लोहे और निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु से। अब संक्षारण से सुरक्षा के लिए पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, यसद लेपन यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना, क्रोमियम लेपन, एनोडाइजिंग एवं मिश्र धातु बनाना आदि प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। क्योंकि संक्षारण से बचाना है धातुओं को, तो संक्षारण से बचाने के लिए उन पर मिश्र धातु की परत चढ़ाई जाती है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाया जाता है। यह मिश्रण 22 कैरेट होता है। हमारे भारत में शुद्ध सोने 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट सोना क्यों नहीं? क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही नरम होता है। यदि उसमें मिलावट ना की जाए तो उससे कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो उसमें 2% भाग तांबे या चांदी का मिला दिया जाता है। देखिए, इसमें आपने जो धातुओं और अधातुओं को पढ़ा है, इसको आप इस सारणी, जैसे कि आवर्त सारणी कहा जाता है, यह आप चैप्टर नंबर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये जो हमें इतने आसानी से, सरलता से दिखाई दे रही है, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो देखिए, इसका क्या उपयोग है, इसका यूज कैसे किया जा सकता है, तो इसको आपको याद करना है। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, जैसे कहते हैं एक हाइड्रोजन H। एक हाइड्रोजन H क्यों? क्योंकि यह पहले नंबर पर है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आना है 2 हीलियम He, 3 लिथियम एराई, 4 वैलेरियम B। इस तरीके से आपको ये जितना आप याद कर सके, 20 या 50, आपको ये तत्वों को याद करना है तथा इस आवर्त सारणी को आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये आपको धातु और अधातु की पहचान कराती है। यहाँ पर ये जो तत्व हैं, ये सभी अधातु हैं तथा ये सभी धातु हैं। उपधातु भी होती हैं जो आपको यहाँ पर अलग से दिखाई जा रही हैं। ये उपधातु, ये आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं। इसको मैंने अभी देखने के लिए ही आपके लिए बताया है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में एक्वारेजिया का वर्णन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा अम्ल है जो सोने और प्लेटिनम को भी पिघला सकता है। ये जानकारी साइंस में इंटरेस्ट बनाने के लिए भी है और ये आपको आगे की क्लासों में भी आपको पूछा जाएगा। तो देखते हैं एक्वारेजिया क्या चीज है। रॉयल जल का लैटिन शब्द एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण। देखिए, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा तथा तनु का मतलब होता है पतला। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किस तरीके से करते हैं? HCl द्वारा दर्शाते हैं। तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 के द्वारा दर्शाया जाता है। ये दोनों यदि अलग अलग हों तो यह उतने अभिक्रियाशील नहीं होते जितना कि इनका एक अनुपात है 3:1। 3:1 में हम यदि इन दोनों को मिलाते हैं तो जो उत्पाद तैयार होता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं। ये इनका मिश्रण है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है। देखिए, एक से भले दो कहावत सही है। यदि अकेले होंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि इनको मिला दिया जाता है तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये
सोने को भी पिघला सकते हैं। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। यह प्रबल संक्षारक भी है, यानी कि ये क्षरण करने में प्रबल है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। सोचिए, भभकता द्रव, इसमें दो अम्लों को मिलाने से यही है केमिस्ट्री जो यदि मिश्रण करके कोई भी नई तकनीक बना दी जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक्वारेजिया के बारे में बता देना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।